को सॉल्व नहीं कर पाए। किन समस्याओं के निराकरण की आप बात करें? कौन? आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नौटियाल। एक बार फिर चर्चा परिचर्चा में मेरे साथ खास मेहमान आम आदमी पार्टी की राजपुर विधानसभा से प्रत्याशी डिम्पल सिंह जी चर्चा में मौजूद हैं। डिम्पल सिंह वो शख्सियत जो प्रारंभ में पछवादून विकास नगर में भी आम आदमी पार्टी का एक चर्चित चेहरा रही है, जिन्होंने विकास नगर में आम आदमी को एक मंच देने की कोशिश की है और उसी कार्यकुशलता को देखते हुए यह आशंका भी जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की विकास नगर विधानसभा से डिम्पल सिंह ही प्रत्याशी होंगी। लेकिन आम आदमी के आला नेतृत्व ने शायद उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए उनको पछवादून विकास नगर से राजधानी देहरादून की राजपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारना उचित समझा, जिस कारण उनको राजपुर विधानसभा से प्रत्याशी उतारा गया है। राजपुर विधानसभा जहां पर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के कद्दावर नेता खजानदास राजकुमार जी से उनका मुकाबला होने वाला है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ रणनीति है डिम्पल सिंह के पास, कैसे इन शख्सियतों से वो मुकाबला करेगी। उससे पहले कि हम चर्चा में लौटे, कुछ खास तस्वीरें डिम्पल सिंह की आम लोगों के साथ, जिसको देखते हुए शायद आम आदमी पार्टी द्वारा उनको राजधानी देहरादून से उतारा गया है। देखते हैं। आपको रूबरू करवाते हैं उत्तराखंड की बेटी, आम आदमी पार्टी की कर्मठ सिपाही डिम्पल सिंह के कार्य क्षेत्र से। डिम्पल सिंह आम आदमी पार्टी के लिए समर्पित कर्नल कोठियाल की सेना का एक ऊर्जावान निष्ठावान सिपाही। डिम्पल सिंह एक वो नाम जो बसता है आम लोगों के दिल में। डिम्पल सिंह वो चर्चा में रही पछवादून से देहरादून तक। डिम्पल सिंह जो टकरा रही दो कद्दावर नेताओं से। डिम्पल सिंह जो उतर चुकी है राजपुर विधानसभा से आम लोगों की आवाज़ बनकर। डिम्पल सिंह जिनको मिल रहा राजपुर विधानसभा की आम जनता का आशीर्वाद। क्या अब आ गई है राजपुर विधानसभा की बारी? कैसे कमल और हाथ पर झाड़ू पड़ेगा भारी? जानते हैं आम आदमी पार्टी की राजपुर विधानसभा से प्रत्याशी डिम्पल सिंह की डीसीपी न्यूज के साथ खास बातचीत। और डिम्पल जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं दूंगा। इस विधानसभा चुनाव में आप मैदान में उतरे हो और कहीं ना कहीं पहले आपने पछवादून विकास नगर में जो जन जागरूकता फैलाई आम आदमी पार्टी की, उसके बाद कहीं ना कहीं जो आपका शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने इस योग्य समझा कि आपको पछवादून में न रहकर राजधानी में लाया जाए। जी। लेकिन राजधानी में जो आपकी टक्कर है वो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के बड़े दिग्गजों से है। अगर हम बात करें तो खजानदास जो कि पिछली बार भी करीब 8,000 से अधिक मार्जिन से जीते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, और दूसरा है राजकुमार जी, उनका भी बहुत बड़ी पकड़ एक है उस क्षेत्र में। तो इन दोनों ही दिग्गजों से निपटने के लिए डिम्पल जी के पास क्या रणनीति रहेगी? क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी वहाँ के वोटर को दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के कैंडिडेट से तोड़कर आम आदमी के साथ जोड़ पाएगी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि दोनों पार्टी में जो भी पहले प्रतिनिधि होते थे वो दिग्गज इसलिए होते थे क्योंकि तब तक आम आदमी पार्टी मैदान में नहीं उतरी थी। यही दिग्गज पार्टी दिल्ली में भी हुआ करती थी, लेकिन जब आम आदमी पार्टी अपनी नीतियों से वहाँ की जनता को प्रभावित किया तो एक पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है वो तो शून्य पर रह गई और दूसरी पार्टी का भी जो रिकॉर्ड रहा वो 5 से 10% का रहा है। तो आम आदमी पार्टी अपने किए हुए काम के आधार पर जनता के बीच में है, दिल्ली मॉडल के आधार पर जनता के बीच में एक ईमानदार राजनीति की बात करती है, विकास की बात करती है, काम की बात करती है। और बात करें दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की तो इनके पास कोई भी जनता के लिए विज़न नहीं है, कोई भी इनके पास रोड मैप नहीं है कि इनको विकास कैसे करना है, प्लान कैसे रोकना है, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए इनके क्या ब्लूप्रिंट है, इनको युवाओं को रोजगार कैसे देना है। ये सिर्फ पिछले 20 से 21 सालों से सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं और घोटालों का एक बड़ा सा पोर्टल इन लोगों के पास है। अब बात करें दोनों पार्टीज़ की, दोनों पार्टीज़ में इतनी नकारात्मकता है कि वो आपस में ही अपनी गुटबाजी से ही परेशान है, वो जनता से कम और आपस में संवाद ज़्यादा करते हैं। आम आदमी पार्टी क्या करती है, हम क्षेत्र में जाते हैं, हमारा डायरेक्ट जो संवाद होता है जनता से होता है, जनता की परेशानियाँ पूछते हैं और जनता का जो रुख है, जो एक आत्मविश्वास से भरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के आने से उन जनता को भी विश्वास है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है
तो कम से कम जो दिल्ली में विकास हुआ उतना विकास भी अगर उत्तराखंड में हो जाए तो उत्तराखंड की जो है तस्वीर बदल जाए। आप यहाँ पे देखिए, शिक्षा का इन्होंने 2500 से अधिक स्कूल बंद कराए, जहाँ इनको शिक्षा को बढ़ाना चाहिए था। पलायन का सबसे बड़ा कारण क्या है पहाड़ों में, कि वहाँ पर मैं पहले अपने क्वेश्चन पे जाना चाहूँगा। आपने कहा कि दिग्गज इसलिए थे क्योंकि दोनों ही पार्टियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी अभी तक उत्तराखंड में नहीं थी। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी थी जिसका कहीं ना कहीं वर्चस्व है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में है। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स थे, उत्तराखंड में निर्दलीय थे, उत्तराखंड क्रांति दल जो कि क्षेत्रीय दल था, बहुत अच्छा दल भी था। उन सब ने इस लड़ाई में कहीं ना कहीं वो सब जो है पिछड़ गए हैं। ऐसा क्या रोड मैप आप तैयार करेंगे कि आप उन सब की तरह आप भी पिछड़ ना जाओ? और इस बार तो जो मैं दल आपको गिना रहा हूँ वो उत्तराखंड की 70 विधानसभा में अपने प्रत्याशी भी नहीं उतार रही है, तो ये एक खौफ है, उनको डर है कि कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से जो हार जाएंगे। या आम आदमी पार्टी जब यहाँ पे उतर रही है तो ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में वो भी इसी गर्त में जाएगी? देखिए, इस बात का जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगी कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने शासन किया, पंजाब में इलेक्शन लड़े और इस बार पंजाब में सरकार बन रही है, गोवा में हम सरकार बना रहे हैं। उत्तराखंड की भी आप स्थिति देखिए, जो सर्वे रिपोर्ट निकल के आ रही है, जो जनता के बीच से बात निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी इस समय पहला विकल्प बना हुआ है। कारण वही है कि और भी क्षेत्रीय दल रहे लेकिन वो जनता को प्रभावित नहीं कर पाए, उनके पास पहले से किया हुआ कोई ऐसा काम नहीं था जिसको जनता ने पसंद किया हो। दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का काम पसंद किया जा रहा है, उनका शिक्षा मॉडल पसंद किया जा रहा है, उनका स्वास्थ्य मॉडल की सराहना होती है, रोजगार की सराहना होती है। जिस तरह से हमने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है, हमने महिलाओं की बसों में जो कैमरे लगाए हैं, महिलाओं की बसों के लिए किराया मुफ्त किया है और जगह जगह पर हमने इस तरह की व्यवस्था अपने केजरीवाल मॉडल में बनाई है कि आप देखिए कि जहाँ पर यहाँ देहरादून जैसे शहर में भी एक अच्छा सा हॉस्पिटल नहीं मिल पाता सरकारी जिसमें हम अपनी दवाई और जाँच मुफ्त करा सकें, वहाँ पर दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक तक हमने उपलब्ध कराएं। तो जब काम की हम बात करते हैं तो जनता जागरूक है। देखिए, आजकल जनता एक भले राज्य में रहती है लेकिन वो पूरे देश की खबर रखती है, पूरे विश्व की खबर रखती है। तो इतनी जागरूक जनता को ना अब बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इतनी जागरूक जनता को एक साफ सुथरा विजन चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि जो पार्टी आ रही है उनके लिए भविष्य में क्या करने वाली है और किस तरह से करने वाली है। केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो एक इस तरह के राजनीतिज्ञ हैं कि वो कहने से पहले सोचते हैं कि जो मैं वादा, जो मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ उसको मैं पूरा कैसे करूंगा। और जब उनके विरोधी सवाल पूछते तो उनके पास हर सवाल का उत्तर होता है कि अगर मैंने ये कमिटमेंट जनता से किया है, गारंटी की है, तो इसके पीछे ये रीजन है जिससे मैं इसको पूरा कर पाऊंगा। राजपुर विधानसभा की बात करूं जहां से आप कैंडिडेट हैं, वहां पर एक वोटर है जो एससी सीट है पहले से, और उसके बावजूद वहां पर एक मलिन बस्तियों का बहुत बड़ा वोट बैंक है। उन सब के दिलों को जीतना, उन सब के बीच में ये विश्वास दिलाना कि उनकी जो कमियां है, उनकी जो उनको फेस करना पड़ रहा है, उनसे आप निजात दिला पाएंगे। ऐसा क्या मुद्दा है आपके पास उन लोगों को, उन वोटरों को आकर्षित करने के लिए? देखिए, मलिन बस्तियों का तो मुद्दा आपने बिल्कुल सही कहा है कि देहरादून में ऐसी कई विधानसभा है जहाँ पर मलिन बस्तियों का ये मुद्दा है। और मैं दोनों राजनीतिक पार्टियों से सवाल भी करती हूँ कि जब आप 21 साल 10-10 साल दोनों ने राज किया है तो ये आज भी मुद्दा क्यों है? सबसे पहले इस बात का जवाब दें। ये मुद्दा इसीलिए आज तक जीवित है क्योंकि इसका निराकरण नहीं हुआ है। आज अगर आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पे बात कर रही तो ये इन दोनों पार्टियों की नाकामी की वजह से कि ये 10-10 साल से इस मुद्दे को सॉल्व नहीं कर पाए। किन समस्याओं के निराकरण की आप बात कर रहे हैं? कौन सी समस्या आपको लगती है? ये मलिन बस्तियों का मुद्दा है। आपने यहाँ पे देखा होगा सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा है, यहाँ पे नालों की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर सफाई कर्मचारियों को लेकर बहुत सारी समस्याएं। इन दोनों पार्टियों ने इस पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी है। आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में भी कह रही है कि ये सभी समस्याएं 5 साल के अंदर हम सॉल्व करेंगे और अगला जो चुनाव होगा उसमें ये मुद्दा न रहकर यहाँ पे सिर्फ विकास की बात होगी। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो जनता विश्वास जता रही, इसलिए जता रही कि आम आदमी पार्टी ने कहा, इसलिए ये होकर रहेगा। कहीं ना कहीं आप दिल्ली मॉडल के आधार पर यहाँ पर जीत का दावा कर रहे हैं और ये बिल्कुल सत्य भी है कि जो दिल्ली मॉडल का जो शिक्षा का जो मॉडल वहाँ पर दिख रहा है उससे सभी लोग प्रभावित भी हैं। दिग्गज नेता यहाँ भी आए हैं, संयोजक केजरीवाल जी भी आए हैं, शिक्षा मंत्री जी भी आए हैं, लगातार आपको संपर्क में रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी भिन्न है? शायद इतना आसान नहीं होगा यहाँ पर किसी भी योजना को धरातल पर उतारना।
आपने बहुत ही सुंदर सवाल किया और ये सवाल सभी के मन में होता है कि दिल्ली की भौगोलिक परिस्थिति भिन्न है और उत्तराखंड की, और हम भी मानते हैं। लेकिन इसके साथ एक जो सुंदर बात है, जो अच्छी बात, वो ये है कि उत्तराखंड में नेचुरल रिसोर्सेज जाता है। ये एक आप देख रहे हैं ऊर्जा प्रदेश है, यहाँ पर जल अपना है, यहाँ पर बिजली उत्पादन अपना है, यहाँ पर वन संपदा अपनी, पर्यटन स्थल की यहाँ पर सबसे अधिक संभावनाएं पर्यटन की है। लेकिन सरकारों ने इसको इस्तेमाल नहीं कर पाई है। इन जो संसाधन थे उनको ईमानदार नियत से इनका उपयोग नहीं कर पाई है। तो अगर देखा जाए परिस्थिति के अनुसार तो उत्तराखंड में मैं अधिक संभावनाएं मानती हूँ। उत्तराखंड में आप इतना रोजगार पैदा कर सकते हैं कि यहाँ के बच्चे को न पलायन करना पड़े और यहाँ का जो शहर का बच्चा उसको भी यहीं पर रोजगार मिल जाए। लेकिन आज तक क्या हुआ है कि ना तो नेता अपना पलायन रोक पाए हैं, न जनता की तरफ उनका कोई ऐसा ध्यान रहा है। आप ये खुद ये देखिए कि 21 साल में पूरे भारत में रिकॉर्ड बने सबसे अधिक मुख्यमंत्री बदलने के, उसमें अव्वल रहा है भाजपा सरकार। तो इनका ध्यान कहाँ पर रहा है? इनका ध्यान रहा है हमें सत्ता में बने रहना है, जनता से सरोकार कम किया है, जनता की समस्याओं से सरोकार बहुत कम हुआ है। आज अगर इस परिस्थिति में दोनों पार्टी खड़ी हैं कि उनको हमारे विजन, हमारी जो मैनिफेस्टो है उनको कॉपी करना पड़ा, ये सोचे कितनी बड़ी बात है कि जो कभी विकास की बात नहीं करते थे आज वो आम आदमी पार्टी से सीख लेके आम आदमी पार्टी की बातों को कॉपी करते हैं, उनकी नीतियों को कॉपी करने की बात करते हैं, क्योंकि अपना कोई विजन नहीं रहा है। अब जब हारने का डर है तो इधर उधर की बातें की जा रही है। लेकिन अभी भी इस बार जनता बिल्कुल मन बना के बैठी है कि जो तीसरा विकल्प आम आदमी बनकर आई है कि हम उसको पहला विकल्प बनाएंगे। इस पार्टी को उत्तराखंड में मौका देंगे, केजरीवाल कोठियाल जी को मौका देंगे और उत्तराखंड नव निर्माण का सपना ना सिर्फ आम आदमी पार्टी ने, यहाँ की सभी देवतुल्य जनता ने भी इस बात को माना है कि हम इस देवतुल्य जनता ने कहा है कि हम उत्तराखंड नवनिर्माण में अपनी सहभागिता चुनाव में इस बार देंगे। उत्तराखंड नवनिर्माण की आप बात कर रहे हैं, रोजगार की आप बात कर रहे हैं। मैं जिक्र करूं तो बेरोजगारी दर जो है वो चाहे अभी कोई सी भी सरकार रही है, और ये शायद मैं समझता राज्य का नहीं तो पूरे राष्ट्र का मुद्दा है। लेकिन आपको लगता है कि अगर आम आदमी की कहीं सरकार आती है तो सबको नौकरी या सबको सरकारी रोजगार मिल पाएगा, या जो बेरोजगार युवा आम आदमी पार्टी से उम्मीद लगाए बैठे उनके लिए क्या माध्यम है आपका रोजगार देने का? गवर्नमेंट रोजगार है या फिर उनके स्वरोजगार है, या कि कोई ऐसे उद्योग केंद्र आप लगाना चाहेंगे जिससे उनको रोजगार मिल पाए? रोजगार की बात करें तो केजरीवाल जी की गारंटी में भी ये कहा गया है कि हम सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि हम 1 लाख युवाओं को रोजगार दें, और अगर परिस्थिति बस रोजगार देने में हम 6 महीने के अंदर सफल नहीं होते तो जितने बेरोजगार युवा हैं तब तक उनको किसी भी माध्यम से, चाहे वो सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, चाहे उद्योग की आप बात कर रहे हैं मिनी स्केल पर, तब तक उनको 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। इससे क्या होगा कि एक जो रोजगार की हमने रोड मैप की ब्लूप्रिंट की बात की है कि वो कहीं ना कहीं एक स्तंभ खड़ा हो जाएगा। 6 महीने के अंदर आप 1 लाख युवाओं को भी रोजगार देते हो तो जो रीढ़ की हड्डी है रोजगार है अर्थव्यवस्था का, उसको एक बल मिल जाएगा। और एक बार आपने देखा होगा जब गाड़ी पटरी पर चलना शुरू कर देती है एक अच्छी नीयत से, एक अच्छा उससे, तो फिर काम होने लगता है। आज तक इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। 4.5-5 साल से भर्तियां निकली है या नहीं निकले ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, और किस तरह से पेपर लीक हुए और किस तरह से सिर्फ राजनीतिक लोगों के ही रिश्तेदारों तक वो नौकरियां सीमित हो पाई है। तो इस भ्रष्टाचार से हमको लड़ना है। देखिए, जब हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, जब हम यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, जो मैं बार बार कह रही हूँ, तो रोजगार की उत्तराखंड में कमी नहीं होगी। इस बात का विश्वास रखिए। आप भी एक पढ़े लिखे युवक हैं और उत्तराखंड की जनता में भी हम ये मानते हैं कि सबसे अधिक पढ़े लिखे युवक युवतियाँ यहाँ पर रहती हैं। बहुत अच्छे शांति प्रिय लोग यहाँ पर रहते हैं, इतनी जल्दी आंदोलन में नहीं कूदते। लेकिन इस बार चुनाव को युवा भी आंदोलन मानकर चल रहा है। इस बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इसलिए मौका देना चाहते हैं। यहाँ पर जो नेतृत्व की अगर मैं बात करूँ तो कर्नल कोठियाल जी के साथ लड़ने का फैसला लिया है राष्ट्रीय नेतृत्व ने आपके। कर्नल कोठियाल जी खुद वाकिफ है उन परिस्थितियों से। केदारनाथ नवनिर्माण की बात करें या एक बहुत बड़ा युवा तबका जिनको उन्होंने प्रशिक्षण दिया है, कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ा है, वो भी उनसे प्रभावित है। लेकिन पलायन नीति पर किस तरीके की पलायन नीति रहेगी आम आदमी पार्टी की, अगर वो पलायन को रोकना चाहिए? क्योंकि पलायन सबसे बड़ी समस्या आज उभर कर सामने आ रही है। एक तो आपने ये देखा हो कि सभी ने सिर्फ नीतियाँ बनाई है, पलायन को लेकर काम नहीं हुआ है। हम कह रहे हैं कि हम काम करेंगे। पलायन को रोकने के लिए आप सबसे सरल तरीका है कि आप पहाड़ों में ही संसाधन स्थापित कीजिए, सुविधाएं दीजिए। आप ये बताइए, क्या पहाड़ का व्यक्ति सिर्फ सीमांत क्षेत्रों में सिर्फ वहाँ की जो अंतिम क्षेत्र है वहाँ पर क्या सिर्फ रखवाली करने के लिए नहीं,
वहाँ के व्यक्ति को आप सुविधाएं दीजिए, वो अपना जीवन यहाँ पर खुशी खुशी वहाँ पर व्यापन कर सके। उसको अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए नीचे तराई में ना भेजना पड़े या मैदानी क्षेत्रों में ना भेजना पड़े। स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पर उपलब्ध कराइए ताकि किसी महिला की प्रसव के दौरान वहाँ पर मृत्यु ना हो। रोजगार उपलब्ध कराइए, वहाँ पर बिजली, पानी, सड़क आप की बात करिए और उनको विकसित कीजिए। सिर्फ नीतियों कहने से क्या होता है कि वो पेपर में लिखी रह जाती हैं। नीतियाँ ना कह के वहाँ पर काम कीजिए, उसका ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए कि कैसे मैंने अपने पहाड़ को फिर से विकसित करना, पर्यटन के रूप में आप उसको विकसित कीजिए। बहुत सुंदर हमारा उत्तराखंड है, एक सबसे प्लस पॉइंट हमारे पास यहाँ का पर्यटन है। इस पर आप सुचारू रूप से ध्यान दीजिए, बहुत नौकरी, बहुत ज़्यादा रोजगार पैदा होगा। मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में आपने जो एक प्रयास किया था, जो आपने एक पहचान बनाई थी पछवादून के विकास नगर में और बहुत बड़ी मेहनत की थी, और कहीं ना कहीं जो डिम्पल का जो एक नाम था वो पछवादून विकास नगर में बहुत ही बड़े लेवल पे था, जिससे कहीं ना कहीं दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं को भी डर था। लेकिन एंड टाइम पर आम आदमी पार्टी के द्वारा आपको राजधानी देहरादून में लाना और इतने कम समय में राजपुर जैसी विधानसभा सीट से, जहां पर दो दिग्गज राष्ट्रीय पार्टियों के बहुत बड़े दिग्गज है, उनको फेस करना, क्या उम्मीद है आपको? क्या उम्मीद आप कर पाएंगे? उनके साथ लड़ाई रहेगी या फिर सीधे बाहर हो जाएंगे? देखिए, मैं तो ये हर व्यक्ति को यही कहती हूँ कि हमारा जो मुकाबला है वो भ्रष्टाचार से भरी हुई, दोनों कुशासन से भरी हुई पार्टीज़ हैं। तो यहाँ पे चेहरा मायना नहीं रखता। यहाँ पे हम केजरीवाल जी के सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं, कोठियाल जी के। हमें हर हाल में उत्तराखंड नवनिर्माण का जो संकल्प लिया उसको पूरा करना है। अपनी नीतियों को हमने घर घर पहुँचाना है। फिर हमारे सामने कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, ये जो जनता है ये जोश और जुनून से इस समय भरी हुई है, क्योंकि ये 21 साल की बदहाली से परेशान हो चुकी है। तो इस समय जनता ने मन बनाया है कि दोनों पार्टियों को उत्तराखंड में इस बार आराम करवाना है और अपनी खुद की सरकार हम इसलिए कह रहे हैं कि आम आदमी की सरकार है, उसको लाना है ताकि अपने भविष्य को हम अब सुरक्षित कर सकें। तो डिम्पल को पूरा विश्वास है कि जो छवि विकास नगर में थी वो राजपुर में भी बन चुकी है और बदलाव के मूड में है राजपुर के विधानसभा की जनता। डिम्पल सिंह उत्तराखंड की बेटी है और मुझे गर्व होता है कि मैंने देवभूमि में जन्म लिया है। और इस बात को मैं सिर्फ इन शब्दों में कहना चाहूँगी कि जहाँ पर भी केजरीवाल जी का सिपाही खड़ा है, वो किसी भी जाति, धर्म, देश, क्षेत्र में से हो, आप इन चीज़ों, मुद्दों में, इन बातों में ना पड़ के सिर्फ विकास के नाम पर, उत्तराखंड नवनिर्माण के नाम पर, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पर वोट कीजिए। क्योंकि हमने क्षेत्रगत राजनीति, जातिगत राजनीति, धर्म वाली राजनीति से ऊपर उठकर उत्तराखंड का निर्माण करना है। अभी आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हो, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है विधानसभा के जनता को? बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है। हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें अपनी नीतियाँ बताने से पहले खुद सामने वाले व्यक्ति हमें बताते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है दिल्ली में, मेरे तो रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं या मेरा बेटा नौकरी करता है, वहाँ पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है और हम खुद ऑलरेडी मन बना के बैठे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। तो ये बहुत अच्छे साइन है। थैंक यू डिम्पल जी अपना कीमती समय देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो उम्मीदें, जो आशाएं आम आदमी पार्टी लगाए बैठी है उत्तराखंड से, वो पूरी हो। अंतिम आपकी प्रतिक्रिया देना चाहूँगा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें देखते हैं आप? आशीर्वाद रूप में मैं बताना चाहूँगी, जनता हमारी सरकार बनवा रही है और ये सरकार बनाने के लिए सबसे अधिक जो योगदान रहेगा वो युवा वर्ग और महिला वर्ग का रहेगा इस बार। तो धन्यवाद उत्तराखंड की जनता, इसी तरह से हमें सहयोग देती रहिए और इन 5 सालों में आम आदमी पार्टी आपके लिए वो हर काम करेगी जो उत्तराखंड में 21 सालों से नहीं हुआ है। एक उत्तराखंड नवनिर्माण स्थापित करके कहीं ना कहीं हम शहीदों के सपनों को भी पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू। आप देख रहे हैं DCP न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।